नमस्कार, मैं राम गुप्ता सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माय चैनल। जय हिंद। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर कब से स्टार्ट होता है और इसका अंत तो हुआ नहीं है, जैसे कि आदि से अंत तक बात करते हैं। आदिकाल ही पहला बड़ा काल है। इसका काल का अर्थ क्या होता है? समय। और आदि का अर्थ क्या हुआ? जी, जिससे शुरुआत हुआ। आदि का विलोम क्या होगा? अंत। जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है इसे। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यम शापिं तमोकम तत्त्वं पोषण अपावनो सत्यधर्मान दृष्टि। अर्थात हे सूर्यदेव, सत्य का मुख एक स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है, उस आवरण को हटा और सत्य की ओर ले जाए। सत्य का धर्म पालन करने के लिए उस परम सत्य का वास्तविक दर्शन हो सके। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रमबद्ध रूप से यह पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर चालू होता है तो आदिकाल में कौन कौन सी विशेषता रही है, फिर इसके बाद भक्ति काल में कौन सी विशेषता और भक्ति काल क्यों नाम पड़ा, रीति काल। हालांकि यह एक शॉर्ट वीडियो है जो आपके रिवीजन में भी काम करेगी और हिंदी साहित्य के बारे में वह भूमिका बनाकर रखेगी जिससे आपको यह ज्ञात हो सकेगा, आप यह कहीं भी प्रेजेंट कर सकेंगे कि आपको हिंदी के बारे में कितना नॉलेज है। वैसे तो हर किसी सब्जेक्ट का अपना इतिहास है, परंतु हमारा हिंदी का इतिहास कब से चालू हो रहा है? 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। हालांकि यह डेट में यह अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार, जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर रामचंद्र शुक्ल जो है इसे विक्रम संवत की ओर ले जाएंगे 1050 को ही, इसलिए 1993 बन जाएगा। और चूँकि ये 1050 ईस्वी से 1375 तक है, अब ये जहाँ पर भी समाप्त होगा वहीं से आपका चालू हो जाएगा अगला काल। अब इसके बारे में जानने के से पहले आदिकाल था क्या? आदिकाल के नाम भी कई सारे पड़े, जैसे प्रारंभिक काल, आदिकाल को वीरगाथा काल, वीरों की ज़्यादा भूमिका रही है, लड़ाइयाँ, राजा रजवाड़ा ये सब थे। जैसे आप उदाहरण के रूप में पृथ्वीराज रासो की वजह से ये पृथ्वीराज रासो आया है, पृथ्वीराज चौहान की वजह से। तो ये लिखने वाले कौन है? सबसे प्रमुख रचनाकार हैं यहाँ पर, जो ऐतिहासिक रूप में हमारे आदिकाल के रूप में जाना जाएगा तो वह चंद्रवरदायी, जयानक की पृथ्वीराज विजय और नरपतिनाथ विशलदेव रासो। यह इतिहास तो हमें चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो से मिलता है कि हमें आदिकाल की शुरुआत किस प्रकार होती है, यह रचना पढ़ने से मिलता है। परंतु यह रचना में शुरुआत में समर्थन में रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें मुख्य विशेषता क्या थी? श्रृंगार रस की प्रधानता, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि इसमें डिंगल व पिंगल भाषा का भी प्रयोग था। डिंगल पिंगल क्या होते हैं? डिंगल पिंगल वही होते हैं, जैसे पिंगल जो कोमलकांत शब्दावली थी और डिंगल जो है जिसमें थोड़ा सा कर्कश, जिसमें ब्रज भाषा के साथ में राजस्थानी भाषा भी मिश्रण होती थी, इस वजह से वह डिंगल और पिंगल में है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं रासों के लिए। तो यह जो आदिकाल है यह 4 भागों में अलग तरीके से बटा हुआ है, जिसको सिद्ध साहित्य, रास साहित्य और जैन साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में इसमें आते हैं। आदिकाल में तो फिलहाल की हम बात करेंगे रास साहित्य की रचना की वजह से पृथ्वीराज रासो है, इतना आपको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल की परिभाषा क्या है? इस काल में भक्ति भाव की प्रधानता रही है। इस काल में भक्ति भाव की प्रधानता रही है। भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण और समाज सुधार की भावना साहित्य में दिखाई पड़ती है। यह वजह है यह भक्ति काल का नाम पड़ा है। इसमें क्या था कि इस काल में मुख्य रूप से वीरगाथात्मक रचना थी। इस वजह से इसमें पराक्रम, अब वीर है तो पराक्रम और युद्ध, राजाओं की महिमा का वर्णन, ये सारे वर्णन आपको किस में मिलेंगे? आदिकाल में मिलेंगे, वीरगाथा काल। जैसे वो उनका है ना पृथ्वीराज रासो का
चार बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रधान, ता ऊपर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। तो इस तरह की जब वो पृथ्वीराज रासद को आंखों में पट्टी बंधी रहती है और उसको सुल्तान को कराना होता है, तो इस पद के माध्यम से वह एक उनको वार करते हैं। फिलहाल यहाँ भक्ति काल के बारे में हम जान रहे थे, तो भक्ति काल की परिभाषा हमने देख लिया। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। फिलहाल भक्ति कैसे उपजी, तो वो जैसे एक पंक्ति है कि प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, तो इस प्रकार से ये समझ में आता है कि भक्ति काल कैसे, तो कबीरदास कितने महत्व है इसमें। फिलहाल निर्गुण और सगुण भक्ति धारा, ये रहा भक्ति काल। अब इसके 2 धाराएं तो चलेगी, एक तरफ होगा धाराएं और एक ये धाराएं कौन सी है? भक्ति काल को जो मैं यहाँ वर्गीकरण कर रहा हूँ, तो एक तरफ होगा आपका निर्गुण भक्ति धारा। अब ये निर्गुण भक्ति धारा के ही 2 पार्ट हैं, जिसमें ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय देता हूँ, ज्ञानाश्रय है, और ये प्रेमाश्रय। यहाँ निर्गुण है तो यहाँ क्या होगा? सगुण। जैसे ही हम भक्ति काल पढ़ते हैं तो वहाँ जब तुलसीदास जी को, क्योंकि तुलसीदास जी से ही, तुलसीदास जी भक्ति काल से ही हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, तो ये इनके प्रमुख आएंगे। जैसे ज्ञान मार्गी के यहाँ, अब मैं यहाँ प्रवर्तक लिख देता हूँ, प्रवर्तक। प्रवर्तक में ज्ञान में किसमें आएंगे? ज्ञान मार्गी में कौन आएगा? ये सब मार्ग हैं, ठीक है। तो और ये रहा धारा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा क्या? निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, उसमें निर्गुण धारा। साकार ब्रह्म की उपासना जिसमें हो वह सगुण धारा। इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा कृष्ण मार्गी शाखा और दूसरा होगा राम मार्गी शाखा। राम मार्गी जो होंगे उसमें क्या आएगा? इसमें होंगे आपके तुलसीदास जी, तो ये हुए प्रवर्तक, ये हुए प्रवर्तक। कृष्ण मार्गी में प्रवर्तक कौन है? कृष्ण मार्गी के प्रवर्तक आपके बनेंगे सूर, ना, सूरदास बनेंगे। इनकी भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज, जो मुख्य रूप से रहेगी। और इनकी ब्रज और अभी तो है, ब्रज में विनय पत्रिका की वजह से वह क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ तुलसी जी की अभी भाषा मुख्यतः यदि कहा जाए तो अवधि, क्योंकि रामचरितमानस को अवधि भाषा में प्रेजेंट किए हैं। और वो करने का क्या रीजन था? कि जनमानस को जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि रामायण तो पहले से ही बनी थी और उसे जनमानस में जन आधार पर जिस भाषा से कनेक्टिविटी हो सके, इसलिए वह अवधि भाषा में लिखते हैं ये रचना। काशी या कुछ भाग इसके काशी में और कुछ भाग इसके चित्रकूट में लिखा जाता है। रामचरितमानस को पूर्ण करने में 2 साल 7 माह, कितने माह? 7 माह और 26 दिन, इतना लगता है। जैसे कि संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उसी प्रकार अभी इसको रामचरितमानस को पूर्ण करने में इसमें इसलिए महत्व दे रहे हैं कि भक्ति काल में यदि सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति हैं तो वह तुलसीदास, जिनकी अभी तक जीवंत रचना चली आ रही है। रामचरितमानस न जाने आगे कब तक, और ये सदैव बनी रहनी चाहिए। मानव को मानव बनाने में और मानवता लाने में एक सीख मिलती है इससे। यहाँ तुलसीदास, मीरा, नंददास ये सब सगुण धारा के, और कबीर, रैदास, दादू ये सब इसके निर्गुण धारा के। निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी में, जैसे मलुकदास भी ज्ञान मार्गी में ही आते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 10 मलुक का कह रहे सबके जाता ना, तो ये सब ज्ञान मार्गी में आते हैं। सबसे मुख्य भाषा कौन सी रही है भक्ति काल की? तो वह रही है अवधि, ठीक है, कुछ हद तक ब्रज। परंतु जैसे ही हम रीतिकाल में आते हैं तो रीतिकाल में भाषा हो जाती है ब्रज। यहाँ पर मुख्य भाषा हो जाएगी ब्रज। मैंने आदिकाल में बताया था डिंगल और पिंगल, वहाँ पर जो रस की प्रधानता थी वीर रस की प्रधानता थी।
भक्ति काल में भक्ति रस की प्रधानता थी। रीति काल में जब आ गए हैं तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। टू द फैक्ट बात कर रहे हैं हम। अलंकारिकता अधिक है, अतिशयोक्ति इसमें इतनी ज़्यादा है। ठीक है, रीति काल से ही फिर वो घनानंद और बिहारी सतसई इतने फेमस है। घनानंद के रहने से ही ये उनको क्या माना जाता है कि ये ब्रज भाषा के प्रवीण कवि हैं, ऐसा बोला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं बोला है। ठीक, केशवदास मुख्य व्यक्ति केशव कहा जाएगा कहीं, और कविता वनिता मित्र अलंकारिकता के लिए, इसलिए इसमें अलंकारिकता और काव्य शास्त्र पर बल दिया गया है। भक्ति काल में भक्ति पद्धति, रीतिबद्ध काव्य की रचना। रीतिबद्ध काव्य की रचना अर्थात रीति काल को 3 भागों में किया गया था। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध में कौन आएंगे, रीतिबद्ध में कौन आएंगे? तो रीति सिद्ध में जो आ जाते हैं वो कवि बिहारी, यहाँ बिहारी लाल लिखा है, बिहारी सतसई है। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। अब घनानंद किसमें आ जाएंगे? रीतिबद्ध में आ जाएंगे घनानंद, और रीति मुक्त में आलम, बोधा, ये सब है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें? आधुनिक काल में। आधुनिक काल में इसलिए क्योंकि ये वर्तमान काल माना जाता है, आद्यतन काल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1900 ईस्वी से वर्तमान माना जाता है, क्योंकि यह विक्रम संवत की ओर है। विक्रम संवत पे फोकस किया गया है। ये जितने भी हैं ये सब विक्रम संवत में है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है। संवत विक्रम संवत में आएगा, क्योंकि विक्रम संवत में होने की वजह से 1900 में, अब विक्रम संवत जो है वो 57 ईयर का गैप है, इसलिए ये माइनस होगा, तो वह किस पे ज़्यादा जाएगा? 1843 ईस्वी में, है ना। ये 1843 ईस्वी से आदतन है हमारा आधुनिक काल। ऐसे ही अपन इसका देख लेंगे, तो ये विक्रम संवत में है। इसको मैंने अभी बताया था आपको कि ये 993 ईस्वी में है। ठीक, जबकि 1050 ईस्वी भी है, वो मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, परंतु जब रामचंद्र शुक्ल मानेंगे तो वो 943 ईस्वी 993 ईस्वी मानेंगे। रीतिकाल पर हमने चर्चा कर ली है, देवभूषण, मतीराम, ये सब। आधुनिक काल पर बात हो रही थी, तो आधुनिक काल की परिभाषा क्या बनेगी? इस काल में समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति और व्यक्तिवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस तरह की प्रवृत्तियों का विकास होगा। एक छोटे छोटे युग में ही बटे होंगे। इनके होने से ही, जैसे अभी नई कविता का युग चल रहा है और फिर नई कविता में अलग अलग धाराएं चल रही हैं। ठीक है, जनवादी कविता, इस तरह की बातें होती हैं। फिलहाल यहाँ आधुनिक काल भारतेंदु युग से चालू होता है। भारतेंदु और हरिश्चंद्र ऐसे व्यक्ति जिनके नाम पर ही एक युग का नाम पड़ गया है, वो ऐसे व्यक्ति हैं। इनके पश्चात तो भारतेंदु के बाद आ जाते हैं अपने द्विवेदी काल। द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उस पर ज़्यादा महत्व देते हैं, हिंदी को एक परिष्कृत भाषा के रूप में, क्योंकि हिंदी जब विशिष्ट हिंदी का रूप ले रही थी तो उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1907 में जन्म लेने वाले हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1860-65 के आसपास हैं। फिलहाल 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कार्य में रहे हैं, इसलिए हिंदी को सबसे ज़्यादा विशिष्टतम रूप रखा है।
यहीं पर बात आ जाती है निराला जी की 1916 के बीच में, जब मुक्तक काव्य आ जाता है उनका 1916 मुक्तक छंद लेकर आते हैं। मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं निराला जी। तो 1916 में उनकी रचनाओं में मादकता की वजह से यह रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी मना कर देते हैं, और चूंकि फिर बाद में यह 1921 में वही रचना फेमस हो जाती है, वह रचना का नाम है जोही की कन्या। तो ये अलग फैक्ट है। फिलहाल यहाँ आधुनिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्य रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके बारे में बात हो रही थी, जयशंकर प्रसाद और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनके बारे में भी मैंने बताया आपको। प्रेमचंद हैं कितने 1880, 31 जुलाई 1880 आने वाला है उनका बर्थडे। महादेवी वर्मा का भी जन्म कब होता है 1907 के आसपास ही होता है। अब ये नागार्जुन, ये सब ये छायावाद के टाइम पर, और आगे जो है ये प्रयोगवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं, प्रयोगवाद विचारधारा के मुख्यतः माने जाते हैं, जिन्होंने सप्तक चलाया। 7 कवियों के 4 समूह, जिनकी वजह से 28 ऐसे कवि जो नवीन रचनाओं के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक काल में क्या है, साहित्य में यथार्थ और मानवता की प्रधानता रही, नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ और गद्य और पद्य दोनों में विकास हुआ। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक गद्य का हिस्सा भी आता है, जो गद्य और पद्य पहले भी थे आदिकाल के टाइम पर भी, चबुआ, ढोला मारूरा, दूहा और इस तरह की रचनाएं हैं। उसके बारे में फिर डिटेल की वीडियो बनी। फिलहाल जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास का ऊपरी हिस्सा जो ओवरव्यू है चारों पार्ट का, वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साहित्य में यथार्थ और मानवता की प्रधानता है। साहित्य में यथार्थ का मतलब होता है ज्यों का त्यों, जैसा बना था पहले वैसा ही। अब इसमें मानवता की प्रधानता अर्थात साहित्य यथार्थ से आदर्श रूप को ओर बढ़ने का, उन्मुख होने का विचारधारा मिलता है। जैसे कि किन पे मिलता है यह विचारधारा, प्रेमचंद पर, वो भी यथार्थ से आदर्श की ओर निकलते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन यह एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है। चारों कालों में प्रमुख विशेषताएं और रचनाकारों की रचनाएं, भाषा का विकास क्रम, भक्ति काल की शाखाएं, जो निर्गुण और सगुण में। तुलसीदास जी को लेकर मैंने कहा भी कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, अर्थात उन्होंने कोई सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं किया। सगुण और निर्गुण धारा बटे तो हुए हैं, परंतु ये दोनों धाराएं के मकसद एक है, और वह मकसद है क्या, ईश्वर की आराधना। सगुण रूप में सगुण वाले जो हैं वो साकार रूप हैं, राम कृष्ण और भी देवी देवताओं के पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। लेकिन निराकार वाले व्यक्ति जो निर्गुण हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वो ईश्वर की आराधना, जैसे ईश्वर कहने से कोई भी रूप हमारे मस्तिष्क में नहीं बन पाती है, वह निर्गुण में चला जाता है। परंतु निर्गुण और सगुण दोनों का मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उनके लक्ष्य एक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ आदिकाल। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल आदिकाल या बीजगाथा काल को कहा जाता है। यह काल लगभग 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। काल सीमा इसका दिया गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। प्रमुख विशेषताएं मैंने बता चुका है यहाँ। वीर रस, वेदों का वर्णन, छंदों का विविध प्रयोग हुआ है। सबसे ज़्यादा छंद शुरुआत में पृथ्वीराज रासों में ही 68 छंद, 69 भाग, इतने पार्टीशन किए गए हैं। किसके द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो, ये आप कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर नामकरण, वीरों का यशगान, युद्ध वर्णन प्रधान था। वीर गाथा काल कहा गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भारतीय समाज की राजनीतिक रूप से अस्थिर, अनेक राजपूत राजाओं के बीच आपसी युद्ध होते रहते थे। मुस्लिम आक्रमणों का प्रारंभ हो गया, मुगल आ गए ना उस वक्त। और भाषा, पहले दिल्ली सल्तनत वगैरह चल रही थी, फिर इसके बाद मुगल आ गए 1526 के टाइम पर। लोधी वंश के बाद इब्राहिम लोधी और बाबर अकबर हुमायूं, इन सब का आगमन हो जाता है बाद में। ठीक है, भाषा फिलहाल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस काल की भाषा क्या थी, अभ्रंश से विकसित थी, प्रारंभिक हिंदी थी। ठीक है, तो अभ्रंश से विकसित प्रारंभिक हिंदी, जिसको मैंने कहा था डेंगल कन्नड़।
और पिंगल भी थी। इसमें ब्रज अवधि राजस्थानी पहाड़ी बोलियों के तत्व मिलते हैं। आदिकाल की महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर प्राप्त हो रही है। वीर रस की प्रधानता, शौर्य पराक्रम, त्याग और गुणगान, नायक वीरों का महिमोमंडन होता था, इतिहास और कल्पना का समन्वय, ये सब प्रमुख है। प्रमुख रचनाएं ये याद रखना है तो पता रहेगा कि हमने हिंदी साहित्य पढ़ा है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवल्लरी, आलाखंड जगनी, कुमार रासो दलपति विजय, हमीर रासो नयनचंद सूर्य, और रासो साहित्य की अन्य रचनाएं भी थी। आलाखंड में जो आला और उदल की वर्णन मिलती है कुछ, जगनी यही जो 12 वर्ष लोग कुकुर जीवे और 13 लोग जीवे सियार, 12 छत्री जीवे आदि जीवन को लेकर जगनी की ही रचना थी। प्रमुख कवि अर्थात इनके जो दो पंक्तियों की रचना थी उनमें ही इतना गूढ़ अर्थ छिपा रहता था, जैसे बिहारी में भी है। तो अभी तक हमने आदिकाल से आधुनिक काल तक हमने देख लिया ऊपरी तौर पर। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी जानकारी जो कि महत्वपूर्ण रहेगी। आदिकाल को हमने देख चुका है। अब आए हैं भक्ति काल के स्लाइड पर। यहाँ भक्ति काल आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। भक्ति काल में क्या चीज़ें हैं, एक तो यही है कि ये शुरुआत कब से हो रही है, तो उसे विक्रम संवत में रखना है। ठीक है, यहाँ विक्रम संवत में रखना है क्योंकि ऐसा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चल रहा है, मेरे अनुसार नहीं। तो हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग भी नाम दिया जाता है। और ये किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल का वर्गीकरण ये निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में। साकार में क्या है, जिसमें ईश्वर की आराधना साकार रूप में होती है। ठीक है, अर्थात कोई रूप है उनका। जैसे यहाँ कृष्ण भक्ति है, राम भक्ति शाखा है, तो इससे आप भी अवगत होंगे। रामचरितमानस तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक है। ठीक है, ये अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब होता है, सबसे मुख्य रचना कौन सी है, रामचरितमानस। तो इसे हम रामचरितमानस 7 सर्ग होंगे, 7 कांड हैं, अर्थात 7 कांडों में बटा हुआ है। फिर भी ये एक ऐसा महाकाव्य का अपवाद है क्योंकि ये 7 सर्ग होते हुए भी महाकाव्य में आ जाता है, क्योंकि महाकाव्य में क्या है 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। इस वजह से तो ये जो भी हैं ये किसके हो गए, ज्ञानाश्रय के कबीरदास जी, ये कबीर के ही फोटो। प्रेमाश्रय के मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये प्रवर्तक हैं। ये सबसे प्रथम में जो लिखे हैं वो इनके प्रवर्तक हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा 4 क्वेश्चन तो यही बन गए कि प्रवर्तक कौन से हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भायना को, ये कबीरदास जी की कई सारी पंक्ति से आप चर्चा होंगे। प्रेमाश्रय में मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने प्रेम रूप में, आख्यानक रूप में कुछ चीज़ें प्रस्तुत की होंगी और बताई होंगी। राम भक्ति शाखा में जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने ही ये बात कही है कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। और कबीरदास जी भी जो है वो ईश्वर को एक रूप देने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए कबीरदास जी भी फेमस हैं। ये ना तो पूरी तरह से हिंदू, ना तो पूरी तरह से मुसलमान। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें नरसिंह अवतार कह दिया है। और भी कई सारी इनकी सारी विशेषताएं हैं, पर वो सभी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें एक शॉर्ट चीज़ों में सब कुछ प्राप्त हो जाए एक ही स्लाइड में। मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया है यहाँ पर आपको लाने के लिए। भक्ति काल की विशेषता, भक्ति भावना का विकास, सामाजिक सुधार की भावना होनी चाहिए, लोक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, काव्य और साहित्य का विकास, जन जन तक संदेश का प्रसार होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट के हिसाब से। क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका, तो सबसे बड़ा फैक्ट है इसका, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। निर्गुण भक्ति, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, वहाँ पर ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय था, तब जाके निर्गुण था। ये दो मिलकर, अवैसे ही सगुण कैसे बनेगा, रामकृष्ण को मिला के। कबीर ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत हैं, ये प्रवर्तक कहा जा रहा है। जायसी और तुलसी, सूरदास, मीरा, ये सब मैंने बता दिए हैं। तो ये कुछ ट्रिक भी आपके सामने प्रस्तुत है, निर्गुण को कैसे याद रखना है, सगुण को कैसे याद रखना है।
चार सबसे महत्वपूर्ण नाम है इसके। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने आ जाता है रीतिका को हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो स्लाइड है इसमें रामचरितमानस, सूरसागर और जिसमें कई सारे अध्याय हैं, सूरसागर में है भक्तमाल की नवदास की भक्तमाल दर्शन। भक्ति काल का महत्व क्या है, ये महत्व के रूप में लिखा है। भक्ति काल आंदोलन ने समाज में समानता और प्रेम सद्भाव का संदेश दिया है। हिंदी भाषा को जन भाषा बनाया है, साहित्य को जन जन तक पहुंचाया गया है और इस काल की रचनाएं जो है वो प्रासंगिक हैं, प्रेरणादायक है। भक्ति में शक्ति है, भक्ति में मुक्ति है, भक्ति ही जीवन है और ये सच्ची भक्ति है। ठीक है, तो इतना सब कुछ प्रेजेंट किए अपने इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की जो वीडियो है ये आगे की क्लास में हम देंगे आपको। फिलहाल